गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ। इसका आज फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं विद्युत परिपथ। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारे पास क्या क्या काम आएगा। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो काम आता है वो आता है संधि बिंदु, जिसको अपन जंक्शन कहते हैं या जंक्शन पॉइंट कहते हैं। और एक चीज़ हमारे पास काम आएगी शाखा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। और तीसरी चीज़ हमारे पास जो आएगा वो आएगा बंद पास। पास का मतलब आपके पास पथ से मतलब है बंद पथ, जिसे मैं लूप भी कह सकता हूँ, क्लोज्ड लूप। ये तीन टर्मिनोलॉजी जो होती हैं, ये तीन टर्म हमारे पास विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इम्पॉर्टेंट होती है। तो विद्युत परिपथ में हम तीनों टर्म्स को एक एक डिस्कस करते हैं। संधि बिंदु क्या होता है, शाखा क्या चीज़ होती है, क्लोज लूप या बंद पाश क्या चीज़ होता है। सबसे पहले मैं एक सर्किट बनाता हूँ आपके पास। आपका मन करे जिस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हम बना लेते हैं, इस तरीके का मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है। नाम डाल देते हैं इसका E1, इसको डाल देते हैं E2, R1, R2, R3, R4, R5। ये मेरे पास कोई भी सर्किट दिया हुआ है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा ब्रांच क्या होती है। द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच करंट फ्लोज कांस्टेंट या कांस्टेंट करंट फ्लोज, मतलब विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है या नियत धारा प्रवाहित होती है। इस पूरे भाग के अंदर हम वो चीज़ें निकालेंगे जिसमें कि हमारे पास शाखा कौन सी है जिसमें धारा का मान नियत हो। जैसे देखना बच्चों, मैं अगर इस पॉइंट ए से चलता हूँ, पॉइंट बी पर चलता हूँ, पॉइंट सी पर चलता हूँ और पॉइंट डी तक पहुँच जाता हूँ। कहाँ से लेके कहाँ तक बच्चों? ए बी सी डी। अगर यहाँ करंट आई चलता है तो इस पूरे के अंदर करंट आई चलेगा ए से लेके और डी तक। तो ये आपके पास इसकी शाखा कहलाएगी, ब्रांच कहलाएगी। ऐसे ही मैं ए से लेके डी तक की बात करता हूँ, तो ए से लेके डी तक चाहे करंट डी से ए की तरफ चले या ए से डी तक, इस यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास पूरा करंट कांस्टेंट होगा। ये भी आपके पास एक शाखा हो जाएगी। नाम लिख देते हैं इसका ए डी। अगली चीज़ अगर मैं बात करूं, इसको लिख देता हूं ई, इसको लिख देता हूं एफ। तो देखना डी ई एफ ए, चाहे करंट ऐसे चले चाहे इस तरीके से चले, हमें करंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास पूरे के अंदर करंट सेम चलेगा। तो ये भी आपके पास शाखा होगी। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ के अंदर तीन शाखाएँ हो गई। पहली शाखा बोलो कौन सी हो गई? ए बी सी डी। दूसरी शाखा या ब्रांच आपके पास क्या हो गई? डी ए। तीसरा हमारे पास बोलो क्या हो गया? डी ई एफ ए। क्लियर? तो ये जो हमारे पास होती है ये पार्ट आपके पास ब्रांच कहलाता है। तो अपन क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें नियत मान की धारा प्रवाहित होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? शाखा कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट क्या होता है? जहाँ दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आकर मिलती हैं। मैं तो मिनिमम तीन भी कह सकता हूँ, क्योंकि दो ब्रांचेज में तो आपके पास कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो जहाँ पर आपके पास दो या दो से अधिक ज़्यादा ब्रांचेज या तीन से अधिक ब्रांचेज आकर मिलती हैं, वो आपके पास पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है? जंक्शन पॉइंट या संधि बिंदु। ठीक है ना? द पॉइंट एट विच थ्री ब्रांचेज आर मीट, जिस पॉइंट पर तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांचेज आकर मिलती हैं वो आपके पास जंक्शन पॉइंट या संधि बिंदु। जैसे देखते हैं, इस पॉइंट को मैं जंक्शन पॉइंट बोलूँगा, इस पॉइंट को मैं जंक्शन पॉइंट बोलूँगा। क्यों? इस पर देखो ये वाली ब्रांच और ये वाली तीन ब्रांचेज आकर मिल रही है, इसका मतलब ये जंक्शन पॉइंट होगा। अगर बात करते हैं अपन इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट को भी जंक्शन कहेंगे। पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, दो ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच, तीन ब्रांच आकर मिल रही है। दिस पॉइंट इज जंक्शन पॉइंट। ओके। बंद पास या लूप। बंद पास का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का वह पार्ट जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर वापस आ जाए। बंद पथ जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? बंद लूप या बंद पास। मतलब AC अगर मैं इसमें बात करूं तो दो बंद लूप मैं बना सकता हूं, क्लोज पाथ बना सकता हूं। देखो C D A B C, दोबारा देखोगे C D A B C, ये बंद लूप बना। दूसरा बंद लूप आप क्या बना सकते हो? बोलो D E F A D।
जहाँ से स्टार्ट कर रहे वहीं पे वापस आ गए। अगर इस तरीके का कोई भी सर्किट हमारे पास गिवन होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बंद पास या फिर क्या कहा जाता है, क्लोज लूप कहा जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर रेजिस्टेंस है, सेल है, प्रतिरोध, सेल, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ भी दे रखे हो, प्रतिरोध, सेल, संधारित्र इत्यादि से संयोजित जो बंद परिपथ होता है, इस बंद परिपथ को इस बंद जो आपके पास सर्किट होता है इसे बंद पास या अपन क्या बोलते हैं, क्लोज लूप कहते हैं। तो तीन टर्मिनोलॉजी यहाँ पे छोटी छोटी सी हमारे पास काम आई है। एक तो जंक्शन क्या होता है, एक ब्रांच क्या होती है, एक बंद पास या बंद लूप क्या होता है, क्लोज लूप। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक सर्किट जितने भी हमारे पास टिपिकल सर्किट होते हैं, उन टिपिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, किरचॉफ। ध्यान रखना हिंदी में इसको किरकॉफ भी बोलते, किरकॉफ, किरचॉफ बोलो चाहे किरकॉफ बोलो एक ही बात है। इस वैज्ञानिक किरचॉफ ने क्या दिए थे, कुछ लॉ दिए थे, दो नियम दिए थे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जटिल सर्किट जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। लॉज ऑफ किरचॉफ्स या किरचॉफ्स लॉ सीधा अपन कह सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ को यदि अपन डिस्कस करें तो किरचॉफ्स लॉ को हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे, किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। किरचॉफ ने जितने भी आपके पास टिपिकल सर्किट होते हैं, जटिल परिपथ होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए दो नियम दिए थे जिसे अपन बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, जिसे किरचॉफ का अपन फर्स्ट लॉ कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। इसको मैं एक नाम से और जानता हूँ, इस किरचॉफ के प्रथम नियम को मैं धारा नियम भी कह सकता हूँ। इस धारा नियम को, इसका मतलब करंट लॉ। क्लियर? धारा नियम। किरचॉफ के हम दूसरे नियम की बात करते हैं, किरचॉफ का हमारे पास द्वितीय नियम। इस द्वितीय नियम को हम लूप नियम भी कहते हैं, वोल्टता नियम भी कहते हैं। दो नाम से जानते हैं, या तो लूप नियम बोलो या फिर इसको वोल्टता नियम बोलो, दो नाम से और जानते हैं। सेकंड लॉ, ठीक है, लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, तीनों में से कुछ भी बोलो एक ही बात है। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये मान के चलते हैं हमारे पास संधि बिंदु दे रखा है, जंक्शन पॉइंट दे रखा है। इस जंक्शन पॉइंट पर हमारे पास ये फर्स्ट करंट आ रहा है, मान के चलते हैं I1, ये सेकंड करंट हमारे पास दे रखा I2, ये थर्ड करंट हमारे पास दे रखा I3, और मान के चलो इससे जो बाहर निकल रहा है आउटवर्ड्स वो दे रखे I4 और I5। इनवर्ट जो करंट दे रखे वो दे रखे I1, I2, I3, बाहर जो निकल रहे वो दे रखे I4 और I5। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एट ए जंक्शन पॉइंट, किसी भी संधि बिंदु पर इन धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है वो सदैव क्या होता है, जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स टूवर्ड्स या आउटवर्ड्स, चाहे इनवर्ट्स हो चाहे आउटवर्ड्स हो, हमेशा किसी भी जंक्शन पॉइंट पर करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो एल्जेब्रिक सम ऑलवेज कितना होता है, जीरो। तो अपन क्या बोलेंगे, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है, जीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। अब जीरो कब कैसे आता है, जो करंट इस जंक्शन पॉइंट में एंटर करती है, प्रवेश करती है, उसको तो अपन लेते हैं पॉजिटिव, और जो जंक्शन पॉइंट से हमारे पास बाहर निकलती है उस करंट को लिया जाता है नेगेटिव। मतलब साइन अपन डिसाइड करेंगे पॉजिटिव साइन किसका लेना है और नेगेटिव साइन किसका लेना है। तो जो करंट हमारे पास इसके अंदर एंटर होता है जंक्शन पॉइंट के अंदर, जैसे कौन कौन से एंटर हो रहे हैं, I1, I2 और I3, तो इनको तो लेंगे पॉजिटिव, I1 प्लस I2 प्लस I3, और बाहर जो निकल रहे हैं वो कौन कौन से बताओ, I4 और I5। यदि इनकी बात करें तो इनका समेशन टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो आई कैन राइट इट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, इसको बताओ बच्चों, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, I4 प्लस I5, यस और नो। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है, I4 प्लस I5 अपन लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हुआ हमारे पास जंक्शन बिंदु, संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली धाराएं, और ये हैं फिर निकलने वाली धाराएं।
तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इस फर्स्ट लॉ को कि किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, द एडिशन ऑफ द करंट इनवर्ट्स या अपन इनवर्ट्स टू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन। जो करंट इन हो रही है उनको लेंगे, एडिशन कर दो, बाहर निकलने वाली उनका एडिशन कर दो, दोनों आपके पास क्या होती है, इक्वल होती हैं। क्लियर है बच्चों। अगली चीज़ देखना, वी नो डैट करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितना चार्ज हमारे पास आता है उतना ही चार्ज इससे क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखोगे ये जो आपके पास फॉलो करता है फर्स्ट लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। एक नंबर का सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन से नियम की अनुपालना करता है, कौन से नियम को फॉलो करता है? तो आपका आंसर होगा, बोलो क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारे पास, हमारे बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला देखो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, ये 3 एम्पियर करंट है, ये 1.5 करंट है, ये मेरे पास जंक्शन ए दे रखा है, यहाँ से ये वाला करंट हमारे पास x दिखा रखा है, ये देन b दे रखा है, ये 1 एम्पियर का करंट दे रखा है, देन ये मेरे पास y दे रखा है, उसके बाद यह पॉइंट c दिखा रखा है, यहाँ से 0.25 एम्पियर दे रखा है, और ये हमारे पास i दे रखा है। ये मेरे पास एक दे रखा है, और हम लोगों से इस सर्किट के अंदर क्या पूछा है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी बुक का, साथ के साथ करा रहा हूँ मैं ये एग्जाम्पल आपको, क्योंकि तभी समझ में आएगा इससे मतलब क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे बच्चों, देखना, हमारे पास इस सर्किट के अंदर इस करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करोगे, जंक्शन को डिसाइड करो, पहला संधि बिंदु, दूसरा जंक्शन, ये तीसरा जंक्शन। तो एक एक जंक्शन पे लगाते जाओ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, लगाओ। एट जंक्शन ए, एट जंक्शन ए, बोलो 3 इसमें आ रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, x और 1.5। तो ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, 3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1.5, आंसर बोलो कितना हो गया, 1.5। अब ले लो जंक्शन B को, एट जंक्शन B, एट जंक्शन B में देखना क्या आ रहा है, बोलो x, बाहर क्या निकल रहा है 1, और क्या निकल रहा है y। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बच्चों। तो x की जगह बोलो क्या लिख देता हूँ, 1.5 1 प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 1.5 माइनस 1 करोगे, आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। ये y की वैल्यू निकल गई। अब जंक्शन C को पकड़ लो, एट जंक्शन C। तो अगर जंक्शन C को देखते हैं तो इस पर क्या आ रहा है बताओ, y आ रहा है, बाहर क्या निकल रहा है 0.25 और i, 0.25 प्लस i, y की वैल्यू लिख दो 0.5, तो 0.5 माइनस 0.25, आंसर हमारे पास हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ये लो बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। कुल मिला के एक एक जंक्शन हमारे पास देखते जाएंगे, और जिस जंक्शन में हमारे पास वैल्यू निकलती जाएगी उसको अपन क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। इस तरीके से ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आए, अब आप बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत? ऐसा ही देखो आपके पास ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन और दे रखा है, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन और दे रखा है ऑब्जेक्टिव का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं क्यों समझा रहा हूँ, जिससे ये रूल आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये 5 एम्पियर करंट, ये मेरे पास 2 एम्पियर का करंट, ये मेरे पास 4 एम्पियर का करंट, ये दे रखा है मेरे पास I, और ये दे रखा है 4 एम्पियर। हम लोगों से इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है I की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, कि मतलब I की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज़ मुझको फाइंड आउट करना है। तो मुझको बताना बेटा, इसमें आने वाले करंट कौन कौन से, इसकी तरफ बोलो, कौन सा आ रहा है 5, और कौन सा आ रहा है 4, और कौन सा आ रहा है 2। बाहर 4 और I बाहर निकल रहे हैं, तो क्या लिखोगे, 5 प्लस 4 प्लस 2, ये तो है आने वाले। निकलने वाले 4 और I बाहर निकल रहे, 4 निकल रहा है और I बाहर निकल रहा है।
ठीक है, 4 को तो इधर ले जाओ या 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो। I इज इक्वल टू 5 + 2, हमारे पास टोटल आंसर बोलो कितना एम्पियर हो गया, 7 एम्पियर हमारे पास करंट हो गया। तो इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ को फॉलो कर सकते हैं, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ हमसे ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाले जो करंट्स होते हैं वो निकलने वाले करंट के इक्वल होते हैं, या आने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या उल्टा कह सकते हैं समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। लेकिन कैसे काम में लोगे, आने वाली धाराएं पॉजिटिव लेनी है और निकलने वाली जो धाराएं लेंगी वो आप कैसी लोगे, नेगेटिव लोगे। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।